जय श्री कृष्णा सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। मिलान सिद्धांत क्या होता है या मिलान की अवधारणा किसे कहते हैं, और हम सीखेंगे ये मिलान का जो सिद्धांत है ये क्यों ज़रूरी है। और इसी वीडियो के अंत में मैं आपको इस मैचिंग कॉन्सेप्ट के संबंध में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दूंगा। उनके जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको भी और मुझे भी इस बात का पता लग सके कि आपने इस वीडियो से कितना कुछ सीखा है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है। देखिए, जब हम अपने बिजनेस में किसी पर्टिकुलर पीरियड के रिवेन्यू की कंपैरिजन उसी पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंसेस से करते हैं जो कि उस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए किया गया है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है। इस डेफिनेशन में इस मीनिंग में आपको मैंने दो बातें बताई हैं। पहली बात कि जो हमारी रिवेन्यू होनी चाहिए और जो हमारा एक्सपेंसेस होना चाहिए वो दोनों ही सेम पीरियड के होने चाहिए, एक पर्टिकुलर पीरियड के होने चाहिए। और दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि जो एक्सपेंसेस होंगे वो उस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उस रिवेन्यू को अर्न करने के अलावा कोई एक्सपेंसेस हो, मतलब जो भी एक्सपेंसेस होगा वो उस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए किया गया हो, इस तरह का वो एक्सपेंसेस होना चाहिए। अभी भी हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट रह गया हो, परंतु एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम क्लियर करते हैं। मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 20 आइटम्स खरीदे और 50 रुपीज़ पर आइटम के हिसाब से हमने उसको परचेज किया। कोई भी वस्तु हमने खरीदी, 20 वस्तुएं खरीदी और एक वस्तु की कीमत मान लो 50 रुपये है। तो टोटल मेरी परचेजिंग कॉस्ट कितनी आई? 20 इंटू में 50 यानी कि 1000 रुपये। अब सपोज करो उसी पर्टिकुलर पीरियड में मैंने 18 वस्तुएं सेल कर दी 60 रुपये पर वस्तु के हिसाब से, यानी कि 60 रुपये पर आर्टिकल के हिसाब से मैंने उसको सेल किया। तो टोटल मेरा सेल प्राइस क्या बना? 18 इंटू में 60 यानी कि 1080 रुपये। अब यहाँ पे मैंने 20 आर्टिकल परचेज किए थे, 20 वस्तुएं खरीदी थी और 18 वस्तुएं बेची हैं। तो ये सेम पीरियड की बातें हैं, दोनों सेम पीरियड में, जिस पीरियड में मैंने परचेजिंग की उसी पीरियड में मैंने सेल भी की। मान लीजिए ये मार्च के महीने की बात है। अब इसमें हमें दूसरी बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो रिवेन्यू हुई वो केवल 18 आर्टिकल पे हुई, जबकि हमारी जो कॉस्ट है यानी कि जो हमारा एक्सपेंसेस है वो 20 आर्टिकल का है। तो मैंने आपको बताया था कि रिवेन्यू को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस होता है केवल वही एक्सपेंसेस लेना है, सारा नहीं लेना। तो यहाँ पे हमारी जो रिवेन्यू अर्न हुई है वो केवल 18 वस्तुओं से हुई है, 18 आर्टिकल से हुई है। तो हमें जो कॉस्ट लेनी है वो भी 20 आर्टिकल की नहीं बल्कि 18 आर्टिकल की ही लेनी है। ये दो आर्टिकल हमारे स्टॉक बनेंगे अब। तो एक्चुअल में हम कंपैरिजन करेंगे 18 आर्टिकल की कॉस्ट से 18 आर्टिकल की सेल को। तो एक्चुअल में 18 आर्टिकल की जो कॉस्ट बनेगी वो 18 इंटू में 50 यानी कि 900 रुपये बनेगी, और 18 आर्टिकल की जो सेल प्राइस थी वो 1080 रुपये थी। तो इन दोनों का डिफरेंस हम करेंगे अब, 900 रुपये और 1080 रुपये का। तो जो ये डिफरेंस आया वो 180 रुपये आएगा। तो ये हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट होगा। अगर हम मतलब इतना सा पॉइंट लेके चल रहे हैं, केवल एक मैं समझाने के लिए आपको लिया है केवल एक ही बात को, बाकी खर्चे बहुत सारे होते हैं बिजनेस में, तो उन सभी एक्सपेंसेस को हमने काउंट करना है, परंतु वो सेम पीरियड के होने चाहिए। और जितनी रिवेन्यू जो हमने अर्न की है वो उसी रिवेन्यू के लिए एक्सपेंसेस होने चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए। इस एग्जाम्पल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब कुछ बातें हमें और भी ध्यान रखनी होती हैं। क्या बातें हैं वो? पहली बात, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक ऐसा एक्सपेंसेस होता है जो हमने अभी तक किया नहीं है बट करना बाकी है, मतलब अभी हमारी लाइबिलिटी है, फिलहाल हमने अभी दिया नहीं है वो खर्चा, वो देना बाकी है। तो सपोज कीजिए मार्च के महीने का कोई खर्चा है, क्योंकि मैंने जो रिवेन्यू लिए वो मार्च के महीने के लिए अपने एग्जाम्पल में,
तो मार्च के महीने का कोई भी एक्सपेंसेस है जो मैंने अभी पे नहीं किया है, पे करना बाकी है, तो ऐसा नहीं है कि जब मैं उसको पे करूँगा तब का वो खर्चा माना जाएगा। वो खर्चा इसी पीरियड का ही है, मार्च के महीने का ही है वो, भले ही हमने वो अभी पे नहीं किया, क्योंकि एक्चुअल में वो है तो अभी का ही, पे ही तो नहीं किया, वो बाद में पे हो जाएगा। तो एक्चुअल में वो खर्चा इसी पर्टिकुलर पीरियड का माना जाएगा, मार्च के महीने का ही माना जाएगा वो। दूसरी बात आ सकती है इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में। मान लीजिए कई बार ऐसा हो सकता है कि हम मार्च के महीने का एक्सपेंसेस पहले ही पे कर चुके हों, सपोज करो हमने जनवरी में ही पे कर दिया, तो एक्चुअल में वो जनवरी का खर्चा थोड़ी ना है, हमने उसको पे ही तो जनवरी में कर दिया, एक्चुअल में वो खर्चा तो मार्च का ही है। तो पर्टिकुलर पीरियड का जब हम खर्चा काउंट करेंगे तो उसको मार्च के महीने में काउंट करेंगे, जनवरी के महीने में काउंट नहीं करेंगे। भले ही हमने उसको पेड जनवरी के महीने में कर दिया था, बट एक्चुअल में वो खर्चा जनवरी का नहीं, मार्च का ही था। तो इस वजह से हम उसको मार्च के महीने में ही काउंट करेंगे। इसी तरह से हमारी इनकम के संबंध में बातें हो सकती हैं, जैसे कि इनकम रिसीवेबल हो, जिसको हम एक्रूड इनकम के नाम से भी जानते हैं। एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो हमने अभी तक कमा तो ली है बट हमें मिली नहीं है, अभी मिलनी बाकी है, तभी हम इसको इनकम रिसीवेबल बोल रहे हैं। तो कोई ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है, सपोज करिए मार्च के महीने की कोई इनकम है जो हमने कमा ली है बट अभी तक हमें मिली नहीं है, वो बाद में मिलेगी, सपोज करो अप्रैल मई जून कभी बाद के महीने में मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि वो बाद में जब मिलेगी तब वो इनकम कहलाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। वो इनकम आज की ही है तो वो आज ही इनकम कहलाएगी, वो आज के महीने की ही इनकम है, क्योंकि वो केवल मिली ही तो नहीं है, बाद में मिल जाएगी। इसी तरह से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी हो सकती है, हमें समय से पहले इनकम मिल जाना। सपोज करो हमारे कोई मार्च के महीने की इनकम थी जो हमको जनवरी या फरवरी के महीने में ही मिल गई, पहले ही मिल गई। तो ऐसा नहीं है कि वो जनवरी या फरवरी में मिल गई तो वो उसी समय की इनकम बन गई, नहीं, वो इनकम तो मार्च की ही है, वो मिल ही तो पहले गई, अगर उस समय नहीं मिलती तो अब मिलती, तो एक्चुअल में ये इनकम मार्च के महीने की ही मानी जाएगी। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, प्रीपेड एक्सपेंसेस का, एक्रूड इनकम का, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। और फिर हमने अपनी पर्टिकुलर पीरियड की रिवेन्यू की कंपैरिजन अपने पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंसेस से करनी है। और एक्सपेंसेस जो लेने हैं वो वही लेने हैं जो उस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए किए गए हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो जो ये कॉन्सेप्ट हमारा है वो कॉन्सेप्ट हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट कहलाएगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट ज़रूरी क्यों है। तो देखिए इतना कुछ समझने के बाद अब हमें समझ में आ गया होगा कि मैचिंग कॉन्सेप्ट ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे बिजनेस का रियल प्रॉफिट निकल कर सामने आएगा। अगर हम मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो रियल प्रॉफिट नहीं आएगा हमारे सामने, वो गलत प्रॉफिट आएगा। अगर मैं उसी एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारी गलती ये हो सकती थी, हम सोचते कि हमने 20 आर्टिकल परचेज किए, टोटल हमारा खर्चा लग गया 1000 रुपये, और हमने सेल किया और टोटल हमारे पास आया 1080 रुपये, 18 आर्टिकल को 60 रुपये पर आर्टिकल के हिसाब से सेल करने से। और हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट 80 रुपये सोच सकते थे, जबकि एक्चुअल में वो 180 रुपये था, 80 रुपये नहीं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करने की वजह से हम अपने बिजनेस का सही सही प्रॉफिट या लॉस जान सकते हैं, अपने बिजनेस की सही सही पोजीशन का पता लगा सकते हैं, रियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं। इसलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मुझे आशा है कि मैंने आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जो भी कुछ पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे किसी तरह का भी डाउट रह गया है, तो वो डाउट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, या मुझे कॉल करके पूछना चाहें तो वो डाउट आप मुझसे कॉल पे भी पूछ सकते हैं। कॉल करने के लिए मेरा नंबर है 9416949631। आप इस नंबर पर मुझे कॉल करके वो डाउट पूछ सकते हैं। और शुरू में मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दूंगा मैं आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट के संबंध में इस वीडियो के अंत में। तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ये रहे और आप इन सभी के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने। आपने आज की वीडियो से कितना सीखा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखते रहें। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।